नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपका और आपके दर्शकों को बहुत प्रणाम जी। प्रणाम सर। मेंशनिंग को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला था, क्या उसकी तामील नहीं हो रही है? क्योंकि अभी वो इसको लेकर बहुत नाराज भी हुए हैं कि अगर इस तरह की हरकतों को रोका नहीं गया तो फिर तो मैं जुर्माना लगा दूंगा। उनको ये सब क्यों कहना पड़ा? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि एक जानवर होता है जिसके शरीर का एक हिस्सा होता है जो बहुत प्रसिद्ध है कि अगर वो टेढ़ा है तो जल्दी सीधा नहीं होगा, चाहे कितने भी प्रयास आप कर लें। तो सीधी सी बात है कि एक परंपरा जो चली आ रही थी पिछले 60-70 साल से, और जिससे एक वर्ग विशेष को लाभ मिल रहा था। सीजीआई साहब की जो दिक्कत है, उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति पीछे की सीट पे बैठा हुआ अपने हक के लिए इंतजार कर रहा है। और उनका जो मार्मिक घटना हम लोगों ने अखबार में पढ़ी कि भाई एक रेल एक्सीडेंट में कोई लेडी है, उसका पति गुजर जाता है और 23 साल उसे लग जाते हैं मुआवजा पाने में। और फिर एक फ्री ऑफ चार्ज कोई लॉयर इस चीज को कदम उठाता है, मेहनत करता है और रेलवे के प्रयासों से उस विधवा को ढूंढ निकालता है कि लीजिए जी, आपके पति की मृत्यु पे जो पैसा मिला था सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे रखा है, आप इस पैसे को लीजिए। 23 साल लग जाते हैं। उस महिला को इस सिस्टम से उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि भाई हमको कुछ मिलने वाला, उसने तो छोड़ दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और उस अधिवक्ता के प्रयास से उसको ढूंढ निकाला जाता है और उसको पैसा पहुंचाया जाता है। तो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास डेवलप करना जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप चाहें तो आप सबकी वाहवाही लूट सकते हैं और फिर अपना रिटायर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत साहब अपना 15 महीने ऐसे केवल फीता काटने या सेलिब्रिटी बन करके टीवी चैनलों पे आने और इन सब तक सीमित रहेंगे। ऐसा नहीं करने वाले। और क्योंकि उन्होंने आप देखा कि जैसे उनके गद्दी संभालने के बाद से, मैं गद्दी कह रहा हूँ, पीठासीन होने के बाद से जो है एक लुटियंस गैंग में जो है तहलका मचा हुआ है। और मेंशनिंग जो सबसे बड़ी चीज थी, इट वॉज ए टूल। यह पूरे व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को खत्म कर देता था। दूसरी बात, वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरे भाई नाराज ना हो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को एक बिल बोलने की लिबर्टी दी जाती है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। जब वो बोलना शुरू करते हैं, और खास करके जब दोनों तरफ सीनियर एडवोकेट्स खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में अदालत दोनों का रिगार्ड करती है। और खासकर फाइनल आर्गुमेंट पे जब मैटर लगे होते हैं तो पूरा समय दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। और ऐसे में दोनों तरफ से लंबी बहस होती चली जाती है और पता चलता है कॉज लिस्ट में 3 मैटर होते होते पूरी शाम हो जाती है और कॉज लिस्ट में पड़े हुए 50 लोग जो है अपनी पारी का इंतजार करते रह जाते हैं। तो उनका क्या गुनाह है कि जो सीनियर लॉयर्स को हायर नहीं कर सकते? उनको न्याय कैसे मिलेगा? तो जस्टिस सूर्यकांत साहब ने अपनी बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कह दी है। वह किसी के विरुद्ध नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे कि एट पार चीजें हों, सबके साथ बराबर हो। उन्होंने कहा है कि भाई अब ये चीजें नहीं चलेगी कि आप इस तरह से मेंशनिंग करिए और दिन भर बहस करते रहिए, ये सब नहीं चलेगा। टाइम तो फिक्स होगा भाई, कि भाई 25 मिनट आपके तो 25 मिनट आपके, या 15 मिनट आपके तो 15 मिनट आपके। एक टाइम फ्रेम बनेगा कि इतना मिनट। भाई संसद की कार्यवाही अगर चलती है, समय फिक्स हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही क्यों नहीं? मैं सबसे बड़ा सवाल आपके दर्शकों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कौन सी बात है जो आप ओरल बोलना चाहते हैं? अगर अपनी अपनी फाइल में आपके मटेरियल है तो माननीय न्यायाधीश देखेंगे। और यही बात उन्होंने कही है कि आप रिटन आर्गुमेंट फाइल करिए। सभी लोगों से उन्होंने कहा है कि आप एक रिटन आर्गुमेंट फाइल करिए, जो भी बहस आपको करनी है माननीय न्यायाधीश उसको देख लेंगे। बाकी जो आप उसको कम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कोरोबरेट करना चाहें ओरल एविडेंस आर्गुमेंट के जरिए, वो एक टाइम लिमिट 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे जो भी है आप अदालत के सामने बताएंगे और उस हिसाब से चीजें नहीं हो। इनडिफिनिट टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। अब इस परंपरा खत्म होगी जिससे कि पीछे बैठा हुआ व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक इंतजार कर रहा और उसे निराश घर ना लौटना पड़े। मोटिव उनका समझिए, सीधा सा है कि लास्ट व्यक्ति जो कॉज लिस्ट में है आज, उसको भी कहीं न कहीं सुनने का अवसर मिले। और मैं बड़ी दर्शकों को आपको बता दूं, मैंने तो ये सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण आपसे दिया, मेरा खुद का एक उदाहरण है। मैं क्लाइंट की प्राइवेसी के नाते उस चीज को नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं। 12 साल की उम्र में एक बच्चे की गला घोट करके हत्या कर दी जाती है सन 89 में, 1989 में।
उसके बाद सारे अपराधी भगोड़े हो जाते हैं, उसमें से कुछ अदालत के सामने जाते हैं, कुछ की सजा होती है, लेकिन अंतिम में हाई कोर्ट जो है उसे बरी कर देता है 89 में। और मैं सैल्यूट करूंगा सुप्रीम कोर्ट को, उस मामले में जब हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए, मुझे मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे इवन यस नोटिस, दिस वाज द ओनली वर्ड, आई हैव नॉट आर्ग्यूड इवन ए सिंगल वर्ड। क्यों? क्योंकि अदालत खुद आज इस मानसिकता में है कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोग जो बहुत दूर से आ रहे हैं, सुदूर से आ रहे हैं, उनको किसी तरह न्याय दिया जाए, अगर अन्याय हुआ है तो वहां पे दखल दिया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे दखल दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम समझिए आगे कहां आती है। मेरी एसएलपी एडमिट हो गई, ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी एसएलपी एडमिट हो गई, अभी स्टेट का रेस्पॉन्स आएगा, स्टेट के रेस्पॉन्स के बाद लीव ग्रांट होगी, ग्रांट होने के बाद एसएलपी एडमिट हो जाएगी, एडमिट होने के बाद यह मैटर चलेगा, आएगा 5 साल 6 साल के बाद, अभी जो पेंडेंसी है। तो मर्डर कब हुआ? 89 में, मतलब 36 साल ऐड कर दीजिए जिस समय क्रिमिनल्स थे। तो अगर उस समय क्रिमिनल्स की उम्र हम 30 साल भी रख लें तो आज की तारीख में वो 56 साल के हैं, 66 साल के, 66 साल के। और 6 साल बाद अगर नंबर आता है तो उनकी उम्र होगी 72 साल। 72 साल बाद अगर सुप्रीम कोर्ट सजा भी कर देगी तो कहेंगे मेडिकल ग्राउंड पे मुझे छोड़ दो। हाँ, तो 40 साल की लड़ाई में जो हत्यारा है वो तो फरार हो रहा है, बरी हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता। देश के गरीब जो इस न्यायपालिका के प्रति बड़े सम्मान से देखते हैं, आपको पता है, मतलब आम जनता अधिवक्ताओं का सम्मान करती है, जजों का सम्मान करती है, और सम्मान इसलिए करती है कि ये लोग उनके हित की लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत इस चीज को 15 महीने को एक ट्रेंड सेट करके जाना चाहते हैं कि जो चीजें अभी तक चलती आ रही हैं, कुछ मठाधीश लोग आते थे और सुबह से 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बैठे रह जाते थे और बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता था। मेरे मठाधीश शब्द से अगर किसी को आपत्ति हो तो मैं माफी मांगता हूं उनके लिए, लेकिन बात सच्चाई यही है कि जो चीजें अभी तक चल रही थी, कहीं ना कहीं उससे गरीब वंचित हो रहा था और कुछ खास लोगों को फायदा हो रहा था। इसीलिए आप देखिए, दिक्कत आम आदमी को नहीं है जी, चिल्लाने वाले एक कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पत्रकार हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, या फिर जिसके इंटरेस्ट उसमें है। अदरवाइज आम जनता को जस्टिस सूर्यकांत जी के किसी फैसले से आपत्ति नहीं है, और ना ही कहीं विरोध भी है, ना ही आपने कहीं जिला अदालतों में देखा है कि कोई टिप्पणी की गई है उस पे जो है। नहीं सर, उनके फैसले से या उनकी टीका टिप्पणियों से एक पर्टिकुलर वर्ग को ही दिक्कत है। आप देखिए ना, उनके एक फैसले में उन्होंने जो टीका टिप्पणी की थी कि क्या हम रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट वेलकम करेंगे, उस पर आप देखो कैसे कितने सारे एक्स जज उठकर आ गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट, वो आ गए, एक चिट्ठी लिख डाली उनको। आप सोचिए, अभी अभी तो उन्होंने शपथ ग्रहण की है, अभी तो उनका बहुत वक्त है, वो 15 महीने वो काम करेंगे। और शुरुआत में ही इनको दिक्कतें होने लग गई क्योंकि इनको जो प्रिविलेज मिले हुए थे वो अब नहीं मिल पा रहे हैं, ये मेंशनिंग का भी खत्म हो गया है, इसीलिए सारी हरकतें हो रही हैं। देखिए, मेंशनिंग खत्म करना और ये जो टाइम फिक्स करना, ये दो प्रिविलेज जो दोनों ही एक अधिवक्ताओं के एक विशेष समाज को मिला हुआ था। आप कहें कि दोनों ही चीजें खत्म होते ही वह समाज अब एट पार आ गया। नाम के साथ उसके भले कुछ विशेषता जुड़ी हो, लेकिन अब वो सामान्य अधिवक्ताओं की तरह ही कंसीडर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेंशनिंग कर नहीं सकते, आप समय से ज्यादा मैटर को खींच नहीं सकते, तो आप किस बात के लिए आपको लेके कोई जाएगा? तो भाई, अगर मिस्टर एक्स लॉयर को 25 मिनट मिलेंगे और मिस्टर वाई लॉयर को भी 25 मिनट मिलेंगे, तो भाई सीनियरिटी जूनियरिटी रह कहां गई? एक तरफ मिस्टर सो एंड सो खड़े हैं सीनियर एडवोकेट्स, और दूसरी तरफ लॉ स्कूल से पास आउट अभी 2 साल 4 साल पहले का कोई लड़का खड़ा हो रहा है, दोनों को 25 मिनट मिलेंगे। तो अगर इस तरह से चीजें होंगी तो डेफिनेटली द मैटर विल डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, नॉट ऑन प्रेशर। मैं इसको प्रेशर कहता हूं, सीधी सी बात है। अगर आप किसी बात को यह दिखाना चाहते हैं, आप अपने अनुभव, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से किसी तरह से अदालत में जाते हैं, तो अदालत रिगार्ड करती है। और थोड़ा तो इसको मानना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन 1% 2% असर पड़ता भी है कि अगर वरिष्ठ अधिवक्ता खड़े होते हैं तो। क्यों? क्योंकि हमारे ही समाज से या उसी समाज का व्यक्ति जाकर के पीठासीन अधिकारी बनता है,
चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, उसी परिवार से आता है। तो कलीग अगर कोई है या कभी रहे हैं तो वो लोग अगर अपियर होते हैं तो उससे तो बातें आती हैं जो है। जी। पर अब जो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं जुर्माना लगा दूंगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिसिटी के लिए भी बहुत से लोग बिना मतलब की याचिकाएं लेकर आ जाते हैं, उनको भी लताड़ लगाई है, क्योंकि एसआईआर का एक मामला ऐसा है जिसमें सुनवाई चल रही है और फिर उसके बाद नई नई एप्लीकेशन लेकर आ जाती है, तो समय तो बर्बाद होता है ना सुप्रीम कोर्ट का। और ये आज नहीं, सालों से होता आया है। कितनी सारी बिना मतलब की, आप याद कीजिए, याचिकाएं डाल देते हैं पीआईएल के नाम पर, उस पर सुनवाई भी हो जाती थी। देखिए, प्रो पुअर प्रो पब्लिक दोनों होने के लिए आपको सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि कोई आसानी से रास्ता खाली नहीं करता। साइकिल चलाने वाले के लिए कार वाला जल्दी से साइड नहीं देता। सीधी सी बात है। आप उस व्यक्ति के मैटर को हल्का कंसीडर करते हैं जो व्यक्ति अपने नाली खड़ंजे के झगड़े के लिए अदालत में पहुंचा हुआ है। आपका मेयर का चुनाव हो तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसमें 20 लॉयर खड़े होंगे, सब बहस करेंगे, सब अपना अपना आर्गुमेंट करेंगे, और वह व्यक्ति बेचारे का नंबर ही नहीं आ रहा है। भाई, ये सिर्फ एसआईआर, रोहिंग्या, दही हांडी की ऊंचाई नापने के लिए, सबरीमाला डिसाइड करने के लिए, यही सब के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बनी थी क्या? आम व्यक्ति को, जो संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब को सिक्योर करने के लिए बना था। इसलिए नहीं बना था कि सुप्रीम कोर्ट बैठ करके इलेक्शन कमीशन के काम पर सुबह से लेके शाम तक बहस सुने। आप सोचिए ना, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डिसाइड कर चुकी है, एसआईआर को, फिर लोग एसआईआर को लेकर के पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से जो चीजें हो रही हैं, यह निश्चित ही ऑब्जेक्शनेबल है। और लेकिन संदीप सर, ताज्जुब की बात तो ये है ना कि सीजेआई साहब को भी आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, और आप सोचिए कि एक के बाद एक जिस तरह से उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, उनको यहां तक कहना पड़ गया कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूं, इस तरह की धमकियों से, इस तरह की बातों से, इस तरह के नैरेटिव से मैं डरता नहीं हूं। तो ये नैरेटिव घड़ने वाले, उनको डराने धमकाने वाले लोग कौन है सर? वही जिनका इतने सालों से वर्चस्व चलता रहा सुप्रीम कोर्ट पर। देखिए, कहीं न कहीं जो अभी तमिलनाडु में हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट में जो फैसला आया है दीपम वाले मामले पे, और जिस तरह से न्यायमूर्ति के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं उनका इशारा ये था कि अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह की बातें हैं तो मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। और इस तरह का मैसेज आदमी को देना पड़ता है कभी कभी। और उन्होंने, जैसा आपने कहा कि जुर्माना लगाने की बात, तो होता क्या है कि एक समय के बाद आपको कड़े कदम उठाने पड़ जाते हैं। अभी तक एक बहुत रिगार्ड रहा है लोगों का, लेकिन जब आप बीइंग, मतलब मैं कहना थोड़ा नहीं चाह रहा हूँ कि बीइंग ए सीनियर एडवोकेट, आप मेंशनिंग जैसी चीज के लिए जाते हैं, जनरली जो जूनियर्स के लिए है या नए लॉयर्स के लिए है, वहां पर जाते हैं तो क्योंकि अदालत आपका रिगार्ड करती है इसलिए आप जाते हैं। और उसमें जाने के पीछे कहीं न कहीं अदालत को इन्फ्लुएंस करने का भी प्रयास होता है कि लो जी, हम आ गए हैं तो 10 मैटर छोड़ के पहले मेरे मैटर सुन लो। तो अदालत उनका रिगार्ड करते उस मामले को थोड़ा प्रियॉरिटी से सुन लेती है, अर्जेंसी पे सुन लेती है। लेकिन अगर उस अर्जेंसी को एक ऐसे व्यक्ति की जो सुबह से लेके शाम तक अपने मामले के पैरवी का इंतजार कर रहा है, सुनवाई का इंतजार कर रहा है, गांव गरीब दूर से आया है, भाई सुप्रीम कोर्ट कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है नहीं कि कोई मतलब रोहतक से दिल्ली चलाया है या हरिद्वार से चलाया है। तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट के ले लीजिए, कहाँ कहाँ से लोग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आते हैं, अपने मामले की पैरवी का इंतजार करते हैं। 30 राज्य हैं भारत में। तो उन लोगों की कीमत पर जो है ये अधिकार नहीं मिल सकता ना किसी को। तो एक समय के बाद आपको कड़े कदम उठाने पड़ते हैं कि भाई अगर आप सुधरोगे नहीं तो फिर तो हमें अब जुर्माने का रास्ता उठाना पड़ेगा अगर आप इस तरह की चीज करेंगे। क्योंकि हमने तो पहले ही नोटिस कर दिया कि भाई अगर आपके केस में ग्राउंड है, आप मेंशनिंग प्रोफार्मा भरिए, मेंशनिंग प्रोफार्मा में अगर हमें लगेगा तो ऑटोमेटिक आपका मैटर लिस्ट होगा। व्हाई टू बोदर? जनता के सामने आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? आप क्यों भाग करके हमारे पास आना चाहते हैं? हमने तो एक सिस्टम बना दिया, हमने तो सैटरडे का भी सिस्टम खोल दिया कि अगर आपने सैटरडे को मेंशनिंग प्रोफार्मा जमा कर दिया और उसमें लिख दिया कि कोई ऐसी अर्जेंसी है कि रात के 12 बजे या संडे की सुबह में अगले की फांसी होने वाली है, तो हम तो रात के 2 बजे सुनेंगे उस मैटर को। लेकिन आप हर मैटर को, कि पता चला कि हाई कोर्ट को छोड़ करके बाकी
अथॉरिटीज को छोड़ करके आप भाग भाग करके यहाँ पर आएंगे तो देश का न्यायिक सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। आप दिल्ली के नजदीक होने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के आसपास के जितने मुद्दे हों सबको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच जाए। आपने देखा कि सीआईए जो विरोध चल रहा था, एनआरसी का विरोध चल रहा था, तो लोग पहुंच गए, कुछ ढांचे गिराए गए, बुलडोजर से तोड़े गए, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो ये सब चीजें जो है भाई, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ राज्यों की नहीं है, पूरे भारत को देखना है। और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इस समय यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम भाई सबको बराबर मौका देंगे, और अगर आप सही तरीके से नहीं पेश आएंगे तो हमारे लिए अब अंतिम अस्त्र है कि आपके ऊपर मुझे जुर्माना लगाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि इम्पीचमेंट का हथौड़ा आपके पास है या मुझे किसी तरह से डिमोरलाइज कर पाएंगे, तो ये सब चीजें आपकी नहीं चलेंगी। मैं 15 महीने इस तरह से नहीं काटने वाला हूं जिसमें कि जो व्यक्ति जिसको मैं न्याय दिलाना चाहता हूं सही मायने में, वह सिर्फ इसलिए वंचित रहे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास वो पावर नहीं है, वो रुतबा नहीं है, या ये कहें कि उसके पास वो संसाधन नहीं है जो बाकी लोगों के पास है, जिनके पास अभी तक सुप्रीम कोर्ट सुलभ हुआ करती थी। हर मामले पे भाग करके वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, हर मामले पे भाग करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई 89 में हुए मर्डर में व्यक्ति को आखिर 40 साल की लड़ाई में हासिल क्या होगा। तो यह सवाल आम जनता का जो है माननीय न्यायमूर्ति कहीं न कहीं जवाब देना चाहते हैं कि अब अगर कोई एक व्यक्ति आया है जो सिस्टम को सुधारना चाहता है तो निश्चित ही उनके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, उनके फैसले पर टीका टिप्पणी करने के लिए कुछ पूर्व जजों ने चिट्ठी लिख दी, अभी से सीनियर एडवोकेट है उन्होंने चिट्ठी लिख दी। आखिर उनसे एक तबका इतना डर क्यों गया है? क्या उन्होंने हिंदी में शपथ ली थी, उससे उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रवादी हैं, उनकी बातों में नहीं आएंगे? और फिर सवाल ये भी उठने लग जाते हैं सर कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, क्या वो बड़े सुलभ होकर उनके साथ काम करते थे, उनकी मेंशनिंग पर तवज्जो देते थे, उनकी मेंशनिंग पर रोक नहीं लगाते थे, इसलिए उनके साथ बड़े मतलब अच्छे तरीके से डील कर रहे थे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ महीने भर में इतनी दिक्कतें हो गई। देखिए, मैंने अपने स्टार्टिंग में आज की बात में कहा कि आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप उसी रंग में रंग जाइए या फिर सिस्टम से लड़ने का मादा रखिए। जो बात अभी मेंशनिंग सीनियर्स के द्वारा रोकने की बात है, यह कोई नई नहीं है, इसके पहले ही प्रयास होना था, लेकिन उस पर कोई गंभीर अमल हुआ नहीं। और वह अमल न होने के बाद जब एक दिख रहा है कि अब यह चीज होने जा रही है तो लोगों को निराशा हाथ लग रही है। संदीप जी, मेंशनिंग को लेकर इतना शोर मचा रहे हैं, रोहिंग्या को लेकर सीजेआई ने जो टीका टिप्पणी की उस पर इतना शोर मचा रहे हैं, जस्टिस स्वामीनाथन को लेकर इतना शोर मचा रहे हैं, तो ये सब लोग उस वक्त कहां थे जब जस्टिस वर्मा वाला कांड हुआ था? उससे तो न्यायपालिका की कितनी छिछालेदार हुई। अगर आपको इतनी चिंता है न्याय व्यवस्था की, तो आपको उस मामले को भी कूद कूद कर उठाना चाहिए था। उनका तो सारा मामला अधर पे लटका हुआ है, उसमें तो जांच पड़ताल भी 3 राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की थी। देखिए, बात तो यह है कि संविधान की एक लाल डायरी को जेब में रख करके और कहना कि संविधान है, और बार बार संविधान का राग अलापने वाले लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं। आखिर भाई फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म क्या कहता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत होना चाहिए। तीनों कार्य अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड हैं। भाई संसद अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। और जब व्यवस्थापिका के सदस्य जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, वकील के तौर पे फीस लेते हैं और राज्यसभा सांसद के तौर पे तनख्वाह लेते हैं, दोनों ही चीजें लेते हैं, व्यवस्थापिका का व्यक्ति जाकर के न्यायपालिका के कार्य में दखल देता है, ये सब बातें संविधान सम्मत हैं क्या? इस पे भी तो बात होनी चाहिए। अगर आपको संविधान का इतना ही प्रेम है तो रोको लगवाइए कि भाई जो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है वह जब तक संसद के सदस्य के तौर पे तनख्वाह ले रहा है, सैलरी ले रहा है, वो और कोई प्रोफेशन नहीं करेगा। क्या एक सरकारी कर्मचारी के लिए संभव है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में 2 सैलरी उठा ले? नहीं उठा सकता। जब आम व्यक्ति नहीं उठा सकता तो भाई आपके लिए तो दूसरा स्टैंडर्ड क्यों होना चाहिए? और न्यायपालिका के कार्य में व्यवस्थापिका के लोग जाके दखल दे रहे हैं। भाई अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और इस पे कोई करेक्ट करना चाहता है तो जनता इन सब चीजों को समझ रही है कि आपका सिर्फ रोना धोना हो रहा है, क्योंकि एक सिस्टम बदल रहा है जिसको आपने अभी तक पोसा था, पाला था। और ये कहते हैं ना कि जो गुलामी की मानसिकता थी, भाई ये विभेद क्यों किया गया कि भाई तुम स्पेशल हो?
यह स्टेटस आपको क्यों दिया गया? क्योंकि आप उस स्पेशल स्टेटस को बचाने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ बोलोगे या सच जो है उसके खिलाफ बोलने से परहेज करोगे। तो जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके प्रति जिनका समर्पण था, उनके लिए जो लोग काम करते थे, उन लोगों का सिस्टम तो अभी तक चला आ रहा था। जब वो सिस्टम छिन रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी कोई न्यायाधीश अगर कल को बोल देगा किसी अधिवक्ता को कि भाई तुम राज्यसभा की तनख्वाह भी ले रहे हो और यहाँ आकर वकील की बहस भी कर रहे हो, चलो अगर फ्री ऑफ चार्ज खड़े हो रहे हो तो बात समझ में आती है। अगर तुमने पैसा लिया है एज ए लॉयर, तो भाई एक तो न्यायपालिका के क्षेत्र में आप आ गए ना, तो डिसाइड कर लो किधर रहना है। ये दोनों तरफ कुछ टेक्निकल ग्राउंड के आधार पर आप नहीं रह सकते ना। तो संविधान की बात जब कर रहे हैं तो संविधान की रक्षा करने के लिए एक फार्मूला एक व्यक्ति के लिए, दूसरा फार्मूला दूसरा व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं चलता है। आपने जस्टिस वर्मा के घर नोटों की गड्डी दिखी, उस पर कोई लेटर नहीं हो रहा है, कोई लेटर साइन नहीं हो रहा है, कोई न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में नहीं आ रही है, कोई चिट्ठी लिखने वाला नहीं है। और जब कोई व्यक्ति सनातन के बारे में बोल जाता है या ये कहे कि जो हमारा भारत राष्ट्र है, जो हजारों सालों की गौरवपूर्ण परंपरा है, उसके बारे में अगर दो शब्द कहता है तो उसके लिए आप महाभियोग लेकर के चले आते। शेखर यादव जी जैसे बोले थे, शेखर यादव को ऐसे घोषित करना शुरू किया विपक्ष ने कि लगा कि उनके बड़ा अपराधी तो कोई है ही नहीं। सीधा सा मामला था कि भाई इस तरह से हतोत्साहित कर दो कि आगे भविष्य में कोई बोलने की हिम्मत ना करे। कहते ना, एक झुंड होता है, जब बहुत तेज तेज आवाज करता है तो दुबले जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, भाई इतना सो रहा है वहां जाने की जरूरत नहीं है। डर का माहौल पैदा करना, ये डर का माहौल पैदा करने की साजिश थी जस्टिस शेखर यादव को। जस्टिस वर्मा के मामले पे आवाज नहीं निकली। आज देखिए तमिलनाडु वाले मामले में जज साहब को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा कि आप घेरेंगे और लोग बोलेंगे नहीं। आपने जिस तरह से उनके खिलाफ साजिश रची, उसी तरह न्यायाधीशों ने भी एक पत्र लिखा है। अगर आपको पता हो, 56 न्यायाधीशों ने पत्र लिख दिया कि भाई इस तरह का काम न्यायपालिका के कार्य में दखल देना होता है, न्यायपालिका पे अनड्यू दबाव बनाना होता है, और यह कहीं से भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इन सब चीजों में अभी आने वाले समय में और भी दिक्कत होने वाली है अंजू जी, खासकर उस व्यक्ति को जब महत्व मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि भाई हमने अपने जीवन में जो चीजें देखी है, भाई मुझे बैंक में खाता खुलवाना था, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके दर्शकों तक बात पहुंचे जरूरी है। 98-2000 की बात कर रहा हूं। नेशनलाइज बैंक कोई भी मेरा खाता खोलने के लिए तैयार नहीं था, जिनकी जिम्मेदारी थी आम नागरिक का खाता खोलने के लिए। फिर मुझे उस बैंक में, प्राइवेट बैंक में खाता खुला जिसमें 5,000 रुपए मेंटेन मुझे करने होते थे, जिस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था। सोचिए। और एक व्यक्ति ऐसा आया कि जिसने आपसे कोई नहीं, जीरो बैलेंस मेंटेनेंस का, ना डेबिट कार्ड का चार्ज, ना एटीएम कार्ड का चार्ज, आपका खाता घर बैठे बैठे खोला। तो व्यक्ति जब कोई वहां से चला हुआ पहुंचेगा तो सिस्टम को बदलेगा। फिर बैंक में काम करने वालों को भी दिक्कत हुई कि भाई ये कहाँ 200 रुपए 500 रुपए वाले भी बैंक में आ गए, पहुंच गए, लाइन में लगने लगे, भीड़ बढ़ाने लगे। तो जो बैंक में बैठ करके एसी में हवा खाया था, तनख्वाह ली थी, उसको जब काम करना पड़ा गरीबों के लिए कि भाई 10 लाख रुपए देने में तो बहुत अच्छा लगता था कि सेठ जी आए हैं, नेताजी आए हैं, लेकिन जब एक रिक्शा पुलर आता है, विड्रॉल भर के 500 रुपए निकालता है, मेहनत तो आपको उतनी ही करनी पड़ती है। और जो सेठ जी हैं, जो पैसा वाले हैं, जो नेताजी हैं, उनसे बैंकर का हो सकता है भविष्य का कोई हित भी सध रहा हो, लेकिन रिक्शे वाले का तो कोई हित नहीं सध रहा। तो जब आप आम जनता के बारे में सोचेंगे तो वह व्यक्ति जो अपने आप को एक प्रिविलेज समझता था, जो अपने आप को एलिट क्लास समझता था, अपने आप को 140 करोड़ से अलग समझता था, उसको तो दर्द होना लाजमी है। और वह दर्द ही है कि बार बार लोग इस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप सच में ईमानदार हो तो थोड़ा सा बैठ जाइए धरने पर कि जस्टिस वर्मा वाले मामले को तेजी से निपटाया जाए जो है, या संसद में ही प्रस्ताव लाइए कि इस मामले को महाभियोग जल्दी से निपटवाते हैं, इसको सजा करवाते हैं। उस पर आप नहीं बोलेंगे। आने वाला समय अभी इनके लिए और दिक्कत अंजू जी पैदा करने वाला है, क्योंकि वो उसी सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। जी सर, ये वो जमात है जिनको लगता है कि सरकार हमारी नहीं है, तो क्या हुआ, कानून के रास्ते सुप्रीम कोर्ट पर ये इनके इन प्रकार दबाव बनाकर मन माफिक फैसला दिलवा दो, फिर तो सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। और जब सरकार नहीं मानेगी तब ये एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और देखिए संसद आमने सामने आ गए। ये सब हथकंडे हमने पिछले कई सालों में देखे हैं। तो अब जब इन हथकंडों पर फुल स्टॉप लगाने वाले सीजेआई आ गए हैं तो पेट में दर्द तो होगा ही होगा ना।
इसीलिए सारी कवायद हो रही है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है संदीप जी, इससे लोगों के मन में भी सवाल उठते हैं कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की छवि का इन सबको ख्याल करना चाहिए। एक बार सीजीआई ने कह दिया तो कह दिया, वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, लेकिन यही नहीं मान रहे उनकी बात। नहीं देखिए, आप अगर सोशल मीडिया की टिप्पणियों को सुने तो लोग मुखर होकर अब न्यायपालिका के लिए लिखने लगे हैं। और बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए रिटायर्ड जज, हर किसी को लगता है कि भाई यह क्या लिखा जा रहा है। हम्म। और एक न्यूट्रल होकर के अगर सोचा जाए तो अगर जनता कुछ लिख रही है तो गलत भी तो नहीं लिख रही है। भाई कहीं किसी के घर से नोटों की बोरी बरामद हो रही, जलती हुई बरामद हो रही है, और वो व्यक्ति आराम से न्यायाधीश के तौर पे तनख्वाह उठा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ है, और तो जनता लिखने वाली ही गुनाहगार है क्या? तो हर व्यक्ति को यह बात समझ में आती है, और शायद इसीलिए कुछ नया करने की कोशिश माननीय न्यायमूर्ति ने की है। और आने वाले समय में और नतीजे अच्छे आएंगे, जनता का पूरा समर्थन मिलेगा, और लोगों का न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास है कि दिमाग में बात अभी तक थी कि भाई यह केवल एलिट क्लास के लोगों की है या बड़े वकीलों की सुनी जाती है, शायद इन सब चीजों से थोड़ा सा जनता को उम्मीद जगेगी कि हाँ, हमारा लोकतंत्र जो है सही मायने में वापस आ रहा है। जी बिल्कुल। और लोगों को तो तब और भी अच्छा लगता है कि जब मेंशनिंग वाली जमात जो है उसकी ऐसी तैसी करते हैं सीजीआई, क्योंकि लोगों को तकलीफ इसी बात से होती थी कि भाई इनका मामला इतनी अर्जेंट बेसिस पे कैसे सुन लिया जाता है। जो 5.5 करोड़ फाइलें इंतजार कर रही हैं न्याय का दिन देखने की, उनका क्या होगा। तो जब ऐसी जमात को सीजीआई बार बार सबक सिखा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, और यहां तक कह रहे हैं एक और नोटिफिकेशन जारी करूंगा, जुर्माना भी लगा दूंगा अगर नहीं सुधरे, तो वो बातें जनता के बीच एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं। और आपने इस विषय पर बड़ी विस्तार से तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। संदीप जी, मेरे लिए अपने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। मंजू जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना। जी।